Hello guys, welcome to MBA Pathshala's YouTube channel. So today we have an anthropology RC. Anthropology is one of the popular genres on CAT. So अगर आप देखोगे तो top 5 genres में anthropology count होता है, and it's one area from where you can always expect a passage on the CAT paper. So देखते हैं यार. But before we start with the discussion, let me tell you something about the उड़ान बैच. So उड़ान बैच हमारा latest बैच है, 14 से स्टार्ट हो रहा है और इस बैच को हर उस स्टूडेंट को कंसिडर करना चाहिए जो कैट 26 बहुत सीरियसली देना चाह रहा है. ओके, सो आई एम गोइंग टू बी देयर फॉर द वर्बल सेक्शन एंड अपार्ट फ्रॉम मी ओके देयर आर टू मोर फैकल्टीज. सो यू हैव उदित सर जो क्वांट लेने वाले हैं एंड विजय सर जो कि डीएलआर लेने वाले हैं. आप टीचर्स को जानते ही हो. इन शॉर्ट, दिस बैच हैज एवरीथिंग. So you have the live sessions, you have OMAT का preparation, you have the mock test, you have the topic test, you have the booster courses. ओके, सो लास्ट तक आपका सारा प्रिपरेशन इस बैच में इंश्योर्ड है. GDPI वैट तक भी आपका इसमें कवर्ड है. 3 वर्जन्स है, इसको आप चेकआउट करो. लिमिटेड टाइम के लिए डिस्काउंट है. ऑफिस नंबर्स पे कॉल कर सकते हो ज़्यादा जानकारी के लिए. ओके, सो दैट्स इट. ओके, सो डू चेक आउट दिस बैच गाइस. करते हैं आज का सेशन स्टार्ट. ओके, सो यार ये this is the passage. Now let me tell you something about this passage. Now this is an actual CAT modified passage. That means कि मैंने questions को change किया है और एक part लिया है एक CAT के passage का. So this will give you an idea as to how anthropology RC in CAT could look like. Okay, I would say. Okay, so एक बार मैं passage आपको show कर देता हूँ, उसके बाद फिर अपन discussion करेंगे. So guys, this is the first slide. This is the second slide. First question. Second question. Third one. Okay, and this is the last question. That is the student task. So करते हैं यार आज का discussion start. Okay, so now let's get started with the discussion. For the Maya of the Classic period who lived in southern Mexico and Central America between 250 and 900 CE, the category of persons was not coincident with human beings as it is for us. जो माया सिविलाइजेशन थी क्लासिक पीरियड के अंदर, जो जो रहते थे सदर्न मैक्सिको सेंट्रल अमेरिका में बिटवीन दिस टाइम फ्रेम 250 to 900 CE, category of persons was not the same as we imagine persons in context of human beings. तो हम जिसको पर्सन बोलते हैं ना, उस हिसाब से ये लोग पर्सन को डिफाइन नहीं करते थे. इनकी डेफिनेशन पर्सन की थोड़ी अलग थी. दैट इज human beings were persons but other non-human entities could be persons too. Now this is very very odd क्योंकि जनरली हम लोग पर्सन किसको बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं ह्यूमन बींग्स को पर्सन. लेकिन इन लोगों के लिए इंसानों के अलावा, ह्यूमन बींग्स के अलावा भी अदर एंटिटीज को पर्सन क्लासिफाई करना बिल्कुल सही था. सो दीज मायंस वुड एक्चुअली क्लासिफाई अदर नॉन ह्यूमन एंटिटीज ऑल्सो एज पर्सन्स. In order to explore the slippage of category between humans and persons, I examined a very specific category of ancient Maya images found painted in scenes on ceramic vessels. अब जो यहाँ पे रिसर्चर है, जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, वो ये समझना चाह रहा है कि ये एग्जैक्टली किस तरीके से नॉन ह्यूमंस को पर्सन्स की कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं. और इस चीज़ को समझने के लिए इसने स्टडी किया एक बहुत स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ माय इमेजेस को जो कि सिरामिक वेसल्स पे पेंटेड थी. ठीक है, सो ही इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ दीज पीपल एक्चुअली क्लासीफाई समथिंग दैट इज नॉन ह्यूमन एज अ पर्सन. व्हाट आर द क्राइटेरिया बेसिकली? Okay, I sought out instances in which faces, some combination of eyes, nose, and mouth are shown as or shown on inanimate objects. Consider my iPhone, which needs to be fed with electricity every night, swallowed into a protective bumper, and enjoys communicating with other fellow phone beings. Okay, so author कहता है कि इसको ऐसे instances मिले जहाँ पे face पेंटेड था इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स पे. ठीक है, अब वो फेस क्या हो सकता है? आईज दिख सकती है, नोज दिख सकती है, माउथ दिख सकती है. इनएनिमेट का मतलब लाइफलेस, एनिमेट का मतलब लिविंग होता है. सो लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ये सारे
चीज़ें इसने ऑब्जर्व की, जो इसने वहाँ पे सिरेमिक वेसल्स वगैरह में देखा होगा, तो कई जगहों पे ये पेंटेड होंगे, आईज, नोज, माउथ वगैरह, ठीक है, उनका कॉम्बिनेशन. Consider my iPhone, which needs to be fed with electricity every night, swaddled in a protective bumper, and enjoys communicating with other fellow phone beings. अब ना यार देखो, आईफोन का ही एक एग्जाम्पल दे रहा है, ठीक है, थोड़ा सा ना कंटेक्स्ट सेट करने के लिए कि भाई अब जैसे आईफोन है तो आईफोन की भी कुछ चीज़ें जो हैं वो काफ़ी हद तक वैसे ही सिमिलर दिख सकती हैं जैसे कि ह्यूमंस में होता है ना. सो लाइक यू नीड टू टेक केयर ऑफ द आईफोन. फिर आईफोन जो है वो कम्युनिकेशन भी कर सकता है जैसे इंसान करते हैं, ओके, फेलो फोन बींग्स के साथ. उसको आप प्रोटेक्टिव कवर में रैप करके आप उसको सुला देते हो मेटाफोरिकली, ठीक है. ओके, सो थोड़ा सा वो एक आइडिया देने की कोशिश कर रहा है कि भाई हाउ यू कैन एक्चुअली इमेजिन इवन आईफोन as comparable to something human. Does it have personalized if at all? Does it have personalized if at all because it is connected to me, drawing this resource from me as an owner or source? For the Maya who did have plenty of other communicating objects, if not smartphones, the answer was no. Okay, अब ऑथर एक क्वेश्चन पूछता है कि क्या आईफोन के अंदर पर्सनहुड है क्योंकि वो मेरे से कनेक्टेड है. अब यहाँ पे ना ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन है, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट हिंट भी है कुछ क्वेश्चंस के लिए. ऑथर एक सवाल पूछता है कि क्या आईफोन को हम एक पर्सन माने जस्ट इसलिए क्योंकि पर्सन, लाइक आईफोन जो है वो पर्सन इसलिए है क्या कि वो मेरे से कनेक्टेड है, मेरी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको आईफोन फुलफिल कर रहा है. तो यहाँ पे ना जब उसने क्वेश्चन पूछा, ठीक है, कि मैं ओनर हूँ और मैं इस आईफोन को यूज़ करता हूँ, तो क्या आईफोन का पर्सनहुड मेरे ओनर होने से कनेक्टेड है. अब यहाँ पे उसका आंसर भी उसने दिया, फॉर द माया, ओके, जिनके पास अदर प्लेंटी ऑफ कम्युनिकेटिंग ऑब्जेक्ट्स था, उनके लिए आंसर नो था, ठीक है. ओके, अब नो आंसर क्यों था? Non-human persons were not tethered to specific humans and they did not derive their personhood from a connection with a human. अब ये एक बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट यहाँ पे ऑथर ने हाईलाइट किया कि किसी भी नॉन लिविंग एंटिटी को पर्सन क्लासीफाई करने के लिए ये ज़रूरी नहीं था कि उसका कनेक्शन किसी इंसान से हो. दैट मीन्स कि आईफोन को मैं इसलिए पर्सन नहीं मानूंगा केवल क्योंकि वो मेरे से कनेक्टेड है, बिकॉज आईफोन को ऑब्वियसली मैं एज अ ओनर यूज़ कर रहा हूँ. सो your connection with a human has nothing to do with the personhood of a non-living entity. It is profoundly democratizing way of understanding the world. Now when I say it's a profoundly democratizing way of understanding the world, ऐसा ऑथर क्यों बोल रहा है? क्योंकि डेमोक्रेटिक वो चीज़ होती है जो सबके पास अवेलेबल होती है, वो किसी के लिए भी बायस नहीं होती. तो अगर मैं किसी चीज़ को डेमोक्रेटाइजिंग पोटेंशियल के कंटेक्स्ट में बात करता हूँ तो मतलब उस चीज़ का होना या ना होना किसी एक स्पेसिफिक तरह के इंसान या किसी स्पेसिफिक तरह की चीज पर डिपेंड नहीं करेगा, वो सबके लिए, ठीक है. तो इन दैट कंटेक्स्ट आई बिलीव यू कैन अंडरस्टैंड कि पर्सनहुड की डेफिनेशन अगर सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं है तो कहीं ना कहीं पे इसमें एक डेमोक्रेटाइजिंग पोटेंशियल आ गया, बिकॉज एक नॉन लिविंग एंटिटी को भी मैं पर्सन बोल सकता हूँ और एक लिविंग पर्सन तो पर्सन, मतलब इंसान तो पर्सन है ही, खैर, है ना, ठीक है. तो नाउ देयर इज अ डेमोक्रेटाइजिंग पोटेंशियल. अब डेमोक्रेटाइजिंग पोटेंशियल के और एस्पेक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे अमीर गरीब का उसमें फर्क नहीं पड़ता, आप कितने स्मार्ट हो कितने स्मार्ट नहीं हो उससे उसका फर्क नहीं पड़ता, दिमाग है नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता. ओके, सो एनीथिंग कैन बी पर्सन, एनीथिंग एंड एवरीथिंग कैन बी अ पर्सन बेसिकली. ओके, आगे बढ़ते हैं. ह्यूमंस आर नॉट मोर इंपॉर्टेंट पर्सन. अब देखो इसने बता भी दिया, ह्यूमंस कोई खास इंपॉर्टेंट पर्सन नहीं है, पर्सन कोई भी हो सकता है. We are just one of the many kind of persons who inhabit this world. I believe आप अभी कनेक्ट कर पा रहे होगे कि जो पहले इसने बोला था कि ये डेमोक्रेटाइजिंग वे है लुकिंग ऑफ लुकिंग एट द वर्ल्ड, तो अभी समझ में आ रहा होगा क्योंकि ह्यूमन बींग्स केवल पर्सन्स नहीं है, दुनिया में और भी चीजें हैं जो पर्सन्स में क्वालिफाई हो सकती है. The Maya saw personhood as activated by experiencing certain bodily needs and through participation in certain social activities. माया का ये मानना था कि अगर आप सोशल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हो तो दैट इज वन क्राइटेरिया ऑफ यू बीइंग अ पर्सन, राइट. सो सर्टेन बॉडीली नीड्स मतलब बायोलॉजिकल, एंड पार्टिसिपेशन इन सोशल एक्टिविटीज का मतलब सोशल नीड्स, ठीक है. ओके, बॉडीली नीड्स और सोशल नीड्स. For example, among the faced objects that are examined, persons are marked by personal requirements such as hunger, tiredness, physical closeness, and by community obligations, communication, interaction, ritual and observance. अब यहाँ पे ऑथर बोलता है कि जो मेरे को faced objects दिखे,
अब यहाँ पे एक चीज समझनी है कि ऑथर ने फेस्ड ऑब्जेक्ट्स को ही एक्सप्लोर किया था, लेकिन ऑथर ऐसा नहीं बोल रहा कि पर्सन्स की क्राइटेरिया में फेस होना या ना होना जरूरी है। ओके, लेकिन उसने अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया उस कंटेक्स्ट में कि जो मैंने फेस्ड ऑब्जेक्ट्स को मैंने जब स्टडी किया, फेस्ड ऑब्जेक्ट्स का मतलब उसके ऊपर फेस वगैरह ड्रॉ किया हुआ होगा। ओके, जो ये सिरेमिक वेसल्स वगैरह जो होगी उस पर फेस वगैरह बना हुआ होगा, तो उसने ये देखा कि उनकी ना बॉडीली नीड्स थी उन चीज़ों की, है ना। जैसे कि अब यहाँ पे इसने पर्सनल रिक्वायरमेंट्स के अंदर हंगर, टायर्डनेस, फिजिकल क्लोजनेस वगैरह को डाला है, ठीक है। तो जिस भी चीज को आप पर्सन बोल रहे हो उसकी कुछ बॉडीली नीड्स होनी चाहिए, ठीक है, और उसका कम्युनिटी ऑब्लिगेशन होना चाहिए, मतलब उसका खुद का अपना एक कम्युनिटी टाइप का होना चाहिए जहां पे उसकी कुछ ऑब्लिगेशन है, कुछ जिम्मेदारियां हैं, ठीक है। communication, interaction, ritual observance. In the images I examined, we see, for instance, face objects being cradled in humans' arms. We also see them speaking to humans. अब जिन entities को faced objects को author ने study किया था, उसने देखा कि उनको cradle किया हुआ है human की arms में, तो humans are taking care of that, right? We also saw them speaking to humans, और हमने देखा इमेजेस में कि वो ह्यूमन से बात वगैरह भी कर रहे थे। These core elements of personhood are both turned inwards what the body or self of a person requires, and the outward what the community expects of the persons who are part of it. इसका मीनिंग क्या हुआ? पर्सन को क्लासिफाई करने के लिए दोनों एलिमेंट्स हैं, इनवर्ड और आउटवर्ड। इनवर्ड वाले तो ये है कि एज अ पर्सन आपकी बॉडी की कुछ नीड्स होनी चाहिए, ठीक है, और आउटवर्ड में ये है कि आपका एक सोशल सर्कल होना चाहिए, सोशल स्फीयर होना चाहिए जिसके अंदर आपकी कोई ऑब्लिगेशन है, ठीक है। अंडरलाइनिंग द रेसिप्रोकल नेचर ऑफ कम्युनिटी मेंबरशिप। अब यहाँ पे एक चीज समझनी है कि कम्युनिटी का मतलब ये नहीं है जैसे इंसानों की कम्युनिटी होती है। ओके, अब जैसे मैं आईफोन की बात करूँ तो आईफोन के अपनी खुद की कम्युनिटी है। आईफोन ब्लूटूथ के थ्रू कोई डेटा अगर किसी दूसरे आईफोन के अंदर सेंड करता है, या वाईफाई के थ्रू कनेक्शन अगर वो बनाता है, तो वो भी एक तरह से कम्युनिकेशन ही है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे जो चीज़ है उनको आप लिटरली इंसानों के कंटेक्स्ट में ही केवल ना सोचें। ओके, पर्सनहुड वाज अ नॉन बाइनरी प्रपोजिशन फॉर द माया। पर्सनहुड जो था वो माया के लिए एक नॉन बाइनरी प्रपोजिशन था, ठीक है। बाइनरी का मतलब होता है कि किसी भी चीज के दो पार्ट्स, ओके, बाय। ओके, नॉन बाइनरी का मतलब समथिंग दैट यू डोंट स्ट्रिक्टली क्लासिफाई एज बीइंग डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। ओके, एंटिटीज वर एबल टू बी पर्सन्स व्हाइल आल्सो बीइंग समथिंग एल्स। अब यहाँ पे ना देखो, नॉन बाइनरी के लिए उसने लॉजिक भी समझाया है कि कोई चीज पर्सन भी हो सकती है लेकिन उसके साथ साथ वो कुछ और भी हो सकती है। ओके, पर्सन भी हो सकती है और वो कुछ और भी हो सकती है। अब वो कुछ और क्या है? The faced objects I looked at indicate that they continue to be functional. ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। continue to be functional का मतलब जो उनका बेसिक काम है ना उस चीज का, वो उस काम को करते रहते हैं। तो अगर आईफोन का काम लोगों को कनेक्ट करना है तो वो काम खत्म नहीं हो जाएगा, वो उसका फंक्शनल एस्पेक्ट है। इट हेल्प्स ह्यूमंस टू कम्युनिकेट। लेकिन उसके साथ साथ मैं अगर उसको पर्सन की तरह क्लासीफाई करता हूँ तो पर्सन भी रहेगा और उसका फंक्शनल एस्पेक्ट भी चलता रहेगा। Okay, doing what the object do. For example, stone implement continues to chop and increase incense burner continues to do its smoky work. फिर इसने एक एग्जांपल दिया कि जैसे एक इंसेंस बर्नर है तो वो अपना काम करता रहेगा, जो भी इंसेंस स्टिक का काम होता है उसमें से धुआं वगैरह जो निकलता है खुशबूदार, राइट, और उसके साथ साथ मैं उसको पर्सन भी बोल दूंगा। सो मोटा मोटा यहाँ पे जो चीज आपको समझनी है कि व्हेन आई से समथिंग इज अ नॉन बाइनरी प्रपोजिशन, इट मीन्स दैट इट कैन बी अ पर्सन and along with being a person it can also do its usual job. Usual job का मतलब जो उसकी functional उस चीज का जो काम है। Okay, so that was the passage guys. अब देखते हैं क्वेश्चन को, फर्स्ट वाला, which of the following can be most reasonably inferred regarding the classic Maya worldview of personhood as described in the passage. पैसेज के अकॉर्डिंग हम क्या चीज इन्फर कर सकते हैं रिगार्डिंग दी क्लासिक माया वर्ल्ड व्यू ऑफ पर्सनहुड। पर्सनहुड की जहां तक बात है, पर्सनहुड के कंटेक्स्ट में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको हम 100% इन्फर कर सकते हैं माया सिविलाइजेशन के कंटेक्स्ट में? पहला ऑप्शन देखते हैं, द फेसेस ऑन सिरेमिक वेसल्स वर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ह्यूमन स्पिरिट्स ट्रैप्ड इन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। यार क्या यहाँ पे हमने ये बोला है कि जो फेसलेस जो फेस्ड ऑब्जेक्ट्स थे उनको पर्सन हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उसमें इंसान की आत्मा ट्रैप्ड थी? ह्यूमन स्पिरिट इज आत्मा ओनली। ओके, क्या नॉन लिविंग एंटिटीज में ह्यूमन स्पिरिट ट्रैप्ड है? ऑब्वियसली नहीं। Personhood was not an inherent biological or physical property but a status maintained through the fulfillment of mutual social
इंपॉर्टेंट है, एंड बायोलॉजिकल एक्सपेक्टेशन। तो गाइज आपको याद होगा पर्सनहुड के लिए क्राइटेरिया केवल इतना सा था कि आपकी बॉडीली नीड्स होनी चाहिए और उसके साथ साथ आपके सोशल ऑब्लिगेशंस होने चाहिए। तो अगर आपके सोशल ऑब्लिगेशंस हैं, सोशल आपका एक सर्कल है और बायोलॉजिकल एक्सपेक्टेशंस यानी कि बॉडीली नीड्स हैं, तो आपको मैं पर्सन की तरह क्लासिफाई कर सकता हूं, ठीक है। और कोई भी चीज पर्सन में क्लासिफाई हो सकती है, ओके, चाहे वो इंसान हो चाहे नहीं हो, ठीक है। ओके, वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस आई वुड से। नेक्स्ट को देखते हैं। द माया बिलीव दैट फॉर एन ऑब्जेक्ट टू बी अ पर्सन इट हैड टू सैक्रिफाइस इट्स प्राइमरी फंक्शनल यूटिलिटी। यार ये तो बिल्कुल ही गलत है। लास्ट में उसने क्या बोला कि दोनों चीजें हो सकती हैं, फंक्शनल चीज भी मेंटेन रहेगी, फंक्शनल के साथ साथ आपका जो पर्सनहुड है वो भी मेंटेन रहेगा। नॉन ह्यूमन पर्सनहुड वाज सबऑर्डिनेट कैटेगरी ऑफ एग्जिस्टेंस रिलाइड ऑन ह्यूमन वैलिडेशन। बिल्कुल गलत। ह्यूमन वैलिडेशन की तो एक्चुअली आपको जरूरत ही नहीं है, बिकॉज ऑथर ने यहाँ पे बहुत क्लियरली बताया है कि पर्सनहुड डज नॉट रिक्वायर इट्स कनेक्शन टू अ ह्यूमन। ओके, सो आंसर होने वाला हमारा बी ऑप्शन। ओके, सो दैट्स द फाइनल आंसर। सेकंड पे आते हैं। The author characterizes the Mayan understanding of the world as profoundly democratizing because non-human persons did not derive the status from humans. Which of the following, if true, would most seriously weaken this conclusion? यार देखो ये क्रिटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है, यहाँ पे मेन आर्गुमेंट को मुझे वीकन करना है। मेन आर्गुमेंट ये है कि डेमोक्रेटाइजिंग पोटेंशियल है जो क्लासिफिकेशन था पर्सन का। अब मेरे को अगर ये बोलना है कि यार वो डेमोक्रेटाइजिंग नहीं है या उसमें डेमोक्रेटिक वैल्यूज नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन है जो ये प्रूव कर देगा कि इट इज नॉट प्रोफाउंडली डेमोक्रेटाइजिंग? अब यहां पे मैं प्रोफाउंडली डेमोक्रेटाइजिंग का मीनिंग बता देता हूं। एनीथिंग दैट इज डेमोक्रेटाइजिंग इंप्लाइज कि अमीर गरीब, अच्छा बुरा, समझदार नहीं समझदार, जिंदा मुर्दा, हर तरह की चीज उस चीज को यूज कर सकती है या वो चीज हर के लिए अवेलेबल है। तो जो पर्सनहुड को हम कहते हैं कि डेमोक्रेटाइजिंग है, तो इस सेंस में कहा गया that it does not matter whether you are a human or not. Okay, you can be a person if you are a human, and you can be a person even if you are not a human. You can be a person if you are a rich person, if you can be a person even if you are not a rich person. तो आप अगर डेमोक्रेटाइजिंग किसी चीज को बोलते हो तो इसका मीनिंग ये होता है या इसका मायने ये होता है कि वो सबके लिए है और उसमें कोई भी बायस नहीं है, ठीक है। तो कोई भी ऑप्शन जो ये प्रूव कर देगा ना कि बायस है, कुछ पर्टिकुलर तरह की चीजों को ही पर्सन हम मान सकते हैं, तो जैसे ही मैं बायस को प्रूव कर दूंगा ना, तो ये ओरिजिनल आर्ग्यूमेंट डेमोक्रेटाइजिंग वाला हो जाएगा वीकन, राइट। सो देखते हैं यार इस ऑप्शन को हम कैसे वीकन कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। Mayan ritual objects were often deactivated and discarded once they were no longer owned by a high ranking human. अब यहां पे एक चीज समझना, हाई रैंकिंग इंडिविजुअल को उस रिचुअल ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि रिचुअल ऑब्जेक्ट जो है उसका किसी के पास होना या ना होना इस बात पे डिपेंड करता है कि आप हाई रैंकिंग हो कि नहीं हो। ओके, इट्स लाइक दिस। इस रिचुअल ऑब्जेक्ट को अमीर भी ले सकता है, गरीब भी ले सकता है, कोई भी ले सकता है या कोई भी यूज कर सकता है, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसको यूज करने के बाद थ्रो कर देते हो या अपने पास रखते हो या उसको संभाल के रखते हो। इट डज नॉट मैटर, क्योंकि डेमोक्रेटाइजिंग चीज को अगर मुझे वीकन करना था तो मुझे ये प्रूव करना पड़ता कि कुछ ही लोग हैं जो इस चीज को ओन करते हैं या इस चीज के एसोसिएट कर सकते हैं, ठीक है, बाकी लोगों को ये नहीं मिलती। ओके, तो यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है जो इस पूरे आर्ग्यूमेंट को वीकन करे, बिकॉज इट्स नॉट प्रूविंग दैट दैट दिस प्रोफाउंडली डेमोक्रेटाइजिंग आइडिया इज एक्चुअली फॉल्स। ओके, तो ये नहीं हो सकता आंसर। मेनी अदर एंशिएंट सिविलाइजेशन सच एज इजिप्शियंस आल्सो एट्रिब्यूटेड पर्सनहुड टू नॉन ह्यूमन डेटीज एंड ऑब्जेक्ट्स। यार देखो, मेरे को माया के कंटेक्स्ट में इस आर्ग्यूमेंट को डिसअप्रूव करना है या वीकन करना है कि जो मायन अंडरस्टैंडिंग थी दुनिया की, ठीक है, वो डेमोक्रेटाइजिंग थी। अब मैं दूसरे सिविलाइजेशन की बात करके उसको मैं कैसे वीकन करूंगा? मुझे तो माया सिविलाइजेशन की बात करनी पड़ेगी ना, अगर मुझे माया के कंटेक्स्ट में जो क्वेश्चन है उसको वीकन करना है तो ये तो सवाल ही नहीं उठता। नेक्स्ट पे आते हैं। द फेस्ड ऑब्जेक्ट्स एग्जामिन्ड बाय ऑथर वर एक्सक्लूसिवली फाउंड इन एलीट रेजिडेंसेस ऑफ सदर्न मैक्सिको। नाउ दिस इज द आंसर। व्हाई? क्यों? एक चीज समझना, अगर फेस्ड ऑब्जेक्ट्स केवल और केवल, अब यहां पे ना एक्सक्लूसिवली वर्ड जो है, यू हैव टू अंडरस्टैंड एक्सक्लूसिवली का मतलब ओनली, ओनली फाउंड इन एलीट रेजिडेंसेस मतलब रिच,
इसका मीनिंग ये हुआ कि जो सो कॉल्ड पर्सन्स थे, नॉन लिविंग एंटिटी जिसको हम सो कॉल्ड पर्सन बोल रहे थे, वो केवल और केवल रिच लोकेलिटीज में मिली हैं। तो यहाँ पे एक्सक्लूसिवली लिखा है। अगर यार ऐसा है कि वो एक्सक्लूसिवली रिच लोग ही इस तरह की चीजों को ओन कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो कि गरीब इंसान तो उसको ओन ही नहीं कर रहा और उनके यहां से तो मिल ही नहीं रही। तो ये एक ऐसा ऑप्शन है जो ये प्रूव करता है कि जो आर्गुमेंट है कि माया की जो दुनिया की अंडरस्टैंडिंग थी वो डेमोक्रेटाइजिंग थी, वो गलत है। क्योंकि माया के एम्पायर में या माया का जो जो भी ये कम्युनिटी था, उसमें केवल अमीर लोग ही वो सो कॉल्ड पर्सन्स, जो नॉन लिविंग पर्सन्स हैं या जो फेस्ड ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको रख पा रहे हैं या उनको ओन कर पा रहे हैं। बाकी जो गरीब लोग हैं या जो नॉर्मल लोग हैं उनके पास तो चीज है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे लिखा है एक्सक्लूसिवली फाउंड। तो ये क्या है, ये क्या करेगी, ये बेसिकली ये जो डेमोक्रेटिक आइडियल है उसको क्या करेगी, वीकन कर देगी। दिस ऑप्शन इज गोना वीकन द डेमोक्रेटिक आर्गुमेंट, राइट। ठीक है, सो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। फिर लास्ट पे आते हैं, द माया फ्रीक्वेंटली ट्रीटेड ह्यूमन प्रिजनर्स ऑफ वॉर एज ऑब्जेक्ट्स। यार ह्यूमन प्रिजनर्स ऑफ वॉर को आप ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हो रादर देन पर्सन ड्यूरिंग सैक्रिफाइसल रिचुअल्स। ठीक है, तो इससे मैं उस आर्ग्यूमेंट को कैसे वीकन करूंगा। ठीक है, ह्यूमन प्रिजनर्स को मैंने अगर ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर भी लिया, तो इससे डेमोक्रेटाइजिंग वाला जो कंटेक्स्ट है उसको मैं कैसे वीकन करूंगा, बिकॉज ये जो डी ऑप्शन है इट डज नॉट प्रूव दैट रिच पुअर के अंदर कोई अंतर हो रहा है या पर्सनहुड का क्राइटेरिया बायस्ड हो गया है। क्योंकि मेरे को तो एक ऐसा ऑप्शन चाहिए था ना जो बायस शो करे। ओके, डी ऑप्शन इज नॉट शोइंग एनी सॉर्ट ऑफ बायस, राइट। So yes, C option is the only option that is going to be qualified as an answer. So that is C option. Okay, आगे बढ़ते हैं. Okay, application based question, guys. A modern tech philosopher argues that smart home system is a person because it feels hunger. एक मॉडर्न टेक फिलोसफर है, वो आर्ग्यूमेंट देता है कि जो स्मार्ट होम, आजकल जो हम स्मार्ट सिस्टम्स लगाते हैं, वो एक पर्सन की तरह उसको माना जा सकता है क्योंकि उसको हंगर फील होती है। ठीक है, जैसे कि लो बैटरी हो गई। ठीक है, तो मतलब इन्होंने बोला ही था माया वालों ने कि यार अगर किसी चीज की बॉडीली नीड है, बॉडीली नीड का मतलब उसको भूख लगती है, हंगर। तो जैसे आपका स्मार्ट होम अगर हंग्री फील करता है, लो बैटरी अलर्ट आ गया, ठीक है, बैटरी चार्ज करो, मतलब बॉडीली रिक्वायरमेंट। ओके, इंसानों को खाने की जरूरत है, उसको बैटरी चार्ज करने की जरूरत है, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है। कम्युनिकेट्स विद अदर डिवाइसेस एंड प्रोटेक्ट्स इट्स इनहैबिटेंट्स, और इनहैबिटेंट्स को प्रोटेक्ट भी करता है। ओके, ऑब्वियसली स्मार्ट होम का काम क्या होता है, सीसीटीवी वगैरह, मतलब आपके जो वहां के जो इनहैबिटेंट्स हैं उनका प्रोटेक्शन हो। कम्युनिकेशन भी होता है, मोबाइल से आप कनेक्टेड रहते हो, आपस में सिस्टम्स कनेक्टेड रहते हैं, राइट। तो बेस्ड ऑन द टेक्स्ट, हाउ वुड अ क्लासिक माया एंथ्रोपोलॉजिस्ट लाइकली क्रिटिक दिस मॉडर्न कंपैरिजन। अब यहाँ पे ना ये आपको एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आपको दिख रहा है और ये आपसे पूछ रहा है कि अब ऐसा सोचो कि चलो मॉडर्न टेक फिलोसफर ने तो बोल दिया कि यार मेरे हिसाब से तो ये पर्सन है। ठीक है, क्योंकि मेरी समझ जो है माया के पूरे कंसेप्ट को लेके, वो उस हिसाब से तो मेरे को लग रहा है कि ये पर्सन में क्लासिफाई हो जाएगा। लेकिन जो क्लासिक माया का जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, मतलब जिसको माया एम्पायर के फंडामेंटल्स के बारे में पूरी नॉलेज है क्योंकि वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट है। ओके, क्लासिक माया के अंदर चीजें कैसे चलती थी, तो वो इस चीज को कैसे क्रिटिक करेगा, मतलब क्या वो मानेगा कि पर्सन है। ठीक है, एक ऐसा एंथ्रोपोलॉजिस्ट जिसको माया के बारे में काफी कुछ पता है, ऑब्वियसली ऑन द बेसिस ऑफ द पैसेज व्हाटएवर वी रेड, या फिर इसको वो नहीं मानेगा। अब देखो यहाँ पे ना जो ऑप्शंस को पढ़ने से पहले ना, लेट मी गिव यू सम आइडिया एज टू हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब देखो, जो क्लासिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट है जिसने माया एम्पायर को स्टडी किया है, और जिस इंसान ने पैसेज लिखा था, ठीक है, वो भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट ही था, और पैसेज की बेसिस पे ये क्वेश्चन है। तो वहां पे उसने 3 चीजें बोली थी। पर्सन के अंदर क्वालिफाई होने के लिए आपकी बॉडीली रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, बिल्कुल फुलफिल हो रही है। दूसरा उसने बोला था कि आपका नेटवर्क होना चाहिए, मतलब कम्युनिटी होनी चाहिए, सोशल सर्कल वगैरह, वो भी पूरा हो रहा है। लेकिन तीसरे में यहाँ पे दिक्कत आ गई। वो दिक्कत ये है कि आपका पर्सनहुड इस बात पे डिपेंड नहीं करना चाहिए कि आप किसी इंसान से कनेक्टेड हो।
जबकि एक्चुअली अगर आप देखोगे तो स्मार्ट होम जो है, स्मार्ट होम का जो यूटिलिटी है, ठीक है, वो इसलिए होता है बिकॉज उसको लाइक यू कैन से वो इसलिए होता है बिकॉज कि एक इंसान जो है वो उस चीज को यूज कर रहा है, राइट? ठीक है, अब यहां अगर हम इस चीज को थोड़ा सा रिजॉल्व कर पाए कि यार स्मार्ट होम चलो किसी ने लगाया है, तो स्मार्ट होम क्यों लगाया होगा? स्मार्ट होम इसलिए लगाया होगा क्योंकि शायद किसी इंसान को अपनी सिक्योरिटी प्रोवाइड करवानी होगी। तो दो क्राइटेरिया तो फुलफिल हो रहे हैं हमारे, लेकिन तीसरे क्राइटेरिया में दिक्कत आ सकती है बिकॉज स्मार्ट होम को लगाने का पर्पस ही ये होता है कि वो किसी इंसान के काम आए। अब वो इंसान के काम आएगा, ठीक है, तो इसका मतलब पर्सनहुड वाला क्राइटेरिया वहां पे क्या होगा? डिस्क्वालीफाई होगा। चलो खैर ऑप्शंस को देखते हैं। They would agree as the system satisfies both the inward bodily requirements and the outward community obligations. They would agree as the system satisfies both inward bodily requirements and outward community obligations. यार ये दोनों चीजें सही हैं, ठीक है, लेकिन इसने एक चीज को छोड़ दिया कि इज इट कनेक्टेड टू अ ह्यूमन? क्या वो इसलिए फंक्शनल है क्योंकि एक इंसान को उस चीज की जरूरत है? अब जो मैंने आपको चीज बताई कि हम लोग लगाते क्यों है, हम लोग स्मार्ट होम इसलिए लगाते हैं, इंस्टॉल इसलिए करते हैं क्योंकि स्मार्ट होम से हम अपना कन्वीनियंस बढ़ाते हैं और अपना सिक्योरिटी बढ़ाते हैं, ठीक है। तो वो चीज इसने मेंशन नहीं की, ओके, सो अग्री नहीं करेंगे, ओके, क्योंकि उस चीज पे आके डिस्प्यूट होगा। They would disagree because the system's personhood is tethered. Guys, this is important. Tethered का मतलब connected है, बंधा हुआ है। स्मार्ट होम इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करता, स्मार्ट होम को इंस्टॉल किया जाता है एक पर्पस से, और उस पर्पस का जो नाम है वो है ह्यूमन कन्वीनियंस, ह्यूमन सिक्योरिटी। तो वो टीथर्ड है टू इट्स ह्यूमन ओनर्स यूटिलिटी रादर देन बीइंग एन इंडिपेंडेंट एंटिटी। सो यहां पे डिसएग्रीमेंट आ सकता है। दे वुड अग्री प्रोवाइडेड स्मार्ट होम कंटिन्यूज टू फंक्शन एज अ हाउस while simultaneously being treated as a person. अब यार ये जो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि they would agree provided the smart home continues to be function as a house, स्मार्ट होम अपना खुद का काम करता रहे, उसके साथ साथ ट्रीटेड एज अ पर्सन भी होता रहे, ठीक है। तो यहाँ पे ना एक चीज आ गई, do you really think that smart home can continue to function as a house or can continue to function as a on its own if the human interference is not there? Obviously not, ठीक है। स्मार्ट होम अपना फंक्शन बहुत लंबे समय तक नहीं कर पाएगा, इम्प्रैक्टिकल है, ठीक है। They would disagree as a system lacks a physical face, eyes, nose, mouth, which is the primary. ये गलत है, ठीक है, क्योंकि ऐसा कहीं उसने नहीं बोला कि फिजिकल फेस, आईज, नोज, माउथ का होना प्राइमरी प्री रिक्विजिट है मायन पर्सनहुड के लिए, ऐसा कहीं नहीं लिखा। ऑथर को जो वहां पे एंटिटीज मिली थी उन पे फेस पेंटेड था, वो बात सही है, लेकिन पर्सनहुड के लिए आपके आईज, नोज, माउथ वगैरह होने चाहिए, ऐसा कहीं नहीं लिखा, ओके। तो यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन होने वाला है वो होने वाला है बी ऑप्शन, ओके। यहाँ पे दो रिक्वायरमेंट तो सेटिस्फाई हो गई पर्सनहुड की, लेकिन एक रिक्वायरमेंट में हम लोग फंस गए कि उस चीज का जो एग्जिस्टेंस है या उसकी जो यूटिलिटी है कहीं ना कहीं वो ह्यूमन से कनेक्टेड है, तो उसका इंपॉर्टेंस इसी बात से डिराइव होता है कि इंसान उसे यूज कर रहा है, ओके। एंड इफ समथिंग इज गेटिंग its personhood because of its connection to a human being, okay, then it cannot be classified as a person, okay. So B option is the correct answer, okay. Last question पे चलते हैं, application based. According to the passage, personhood if personhood is a non-binary proposition, which are the following scenarios best exemplifies this specific Mayan concept? अब ना ये जो क्वेश्चन है इसको आई बिलीव आप समझ तो गए ही होंगे, क्योंकि नॉन बाइनरी का मैंने मीनिंग बताया था आपको कि अगर मैं कहता हूं कि कोई चीज नॉन बाइनरी है, ठीक है, तो नॉन बाइनरी के क्या मायने हैं, ठीक है। एंड आई वुड से दैट इफ यू हैव फॉरगॉटन व्हाट आई सेड अबाउट नॉन बाइनरी, यू कैन अगेन गो बैक एंड लिसन टू द डिस्कशन वेयर आई टॉक्ड अबाउट द नॉन बाइनरी एस्पेक्ट ऑफ पर्सनहुड, ठीक है। तो अगर ऐसा है कि नॉन बाइनरी पर्सनहुड वाला प्रपोजिशन था मायंस के अकॉर्डिंग, तो इसमें से कौन सा ऐसा सिनेरियो है जो उस नॉन बाइनरी प्रपोजिशन को सेटिस्फाई करता है इन कंटेक्स्ट ऑफ कंसिडरिंग समथिंग एज अ पर्सन, ओके। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ओके, इट्स एन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, तो इसको आप ट्राई करो, राइट।
and like you can leave the answers in the comments, okay. और जब आप सब लोग आंसर कर लोगे आफ्टर 4-5 days आई वुड शेयर द आंसर विद यू पीपल, ओके. तो जो भी आपको समझ में आ रहा है वो आप वहाँ पे टाइप कर सकते हो. एंड या ओके, यूज योर माइंड, क्या लगता है, ओके, उसके अकॉर्डिंग आप बताओ, ओके. एंड गाइज, बिफोर वी एंड दिस सेशन, डू लाइक द सेशन, ओके, एंड डू लीव अ कमेंट व्हाट यू फेल्ट अबाउट द सेशन, ओके. आपको फायदा हुआ कि नहीं हुआ, ओके. सो दैट्स इट गाइस, है ना, आज के लिए बस इतना ही. फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में. बाय बाय, सी यू.